सरल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पीछे हमारा चैप्टर चल रहा था विलियन, और विलियन में हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्या के गुणधर्म। ठीक है, और 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी की थी। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में, उसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो हमारा टॉपिक असामान्य मोलर द्रव्यमान है। ठीक है ना। असामान्य मोलर द्रव्यमान में, जैसा अंग्रेजी में इसे कहते हैं एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, यानी मोलिक्यूलर वेट की एबनॉर्मल वैल्यू होगी, नहीं असामान्य वैल्यू होगी। मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभारी होता है, और उस अणुभार की जो वैल्यू होगी वो असामान्य हो जाएगी। अब 2 चीज़ें होती है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। भाई सामान्य क्या होता है, असामान्य क्या होता है। अगर हम दोनों की बात करें तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक शब्द होता है सामान्य और दूसरा शब्द होता है असामान्य। ठीक है, सामान्य क्या है? सामान्य का मतलब जब किसी भी भाग का ना तो वियोजन होता हो और ना किसी का भी संगुणन होता हो। भाई 2 शब्द दिए हैं, एक डिसोसिएशन एक एसोसिएशन। जब ना कोई टूटता हो ना कोई जुड़ता हो तो उसको तो सामान्य कहते हैं। ठीक है ना। असामान्य किसे कहते हैं? अगर कोई टूटने लग जाए या कोई जुड़ने लग जाए तो वो असामान्य हो जाता है। ठीक है। तो एबनॉर्मल कब बनेगा? जब कोई एबनॉर्मल जब बनेगा जब माना ये कोई विलयन है, ये पात्र है, इस पात्र में कोई विलयन है। अब अगर इस पात्र में विलयन है तो इस विलयन में विलय तो होगा ही निश्चित रूप से। ठीक है ना, विलय के कण होंगे विलयन में। जब ये विलयन है तो इस विलयन में जब विलय के कण होंगे तो अगर ये विलय के कण इस पात्र में वियोजित होने लग जाएं, टूटने लग जाएं, ठीक है ना, या फिर विलय के कण इस पात्र में संगुणित होने लग जाएं, जुड़ने लग जाएं, तो इस विलयन में विलय का जो मोलर द्रव्यमान होगा, अणुभार जो होगा, वो असामान्य हो जाएगा। ठीक है ना। फिर समझो, किसी भी भाग को असामान्य कैसे बनाया जा सकता है? कोई भी भाग असामान्य कब बनेगा? जब बनेगा कि जब कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर यदि विलय है, भाई विलयन है तो विलय तो होगा, और जब उस विलयन में विलय के कण वियोजित होने लग जाएं, मतलब टूटने लग जाएं विलय के कण, या संगुणित होने लग जाएं, मतलब जुड़ने लग जाएं विलय के कण। अगर विलय के कण वियोजित होते हैं या संगुणित होते हैं तो ये जो हमारा मोलर द्रव्यमान होता है, इस मोलर द्रव्यमान में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। जैसे हमने NaCl लिया। अब NaCl विलय है NaCl, और ये वियोजित होगा तो किस में होगा? Na+Cl-। टूट गया। जब NaCl टूट गया तो इसका अणुभार 58.5 होता है, 23 और 35.5। जब ये टूट गया तो 23 अलग, 35.5 अलग। ठीक है ना। तो जब ये वियोजित हुआ ना विलय, तो इसका द्रव्यमान कम पड़ गया, घट गया, लेकिन इसकी संख्या बढ़ गई। तो क्या बोल रहे हैं हम? अगर हमारा विलय वियोजित होगा, अगर किसी विलयन में हमारा विलय वियोजित होगा, तो वियोजित होने पर क्या होता है? अगर विलयन में विलय के कण वियोजित होते हैं तो उनकी संख्या तो ज़्यादा हो जाती है, संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन द्रव्यमान घट जाता है। ठीक है ना। तो विलय के कणों के वियोजित होने पर संख्या तो बढ़ जाती है और उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, यानी वो द्रव्यमान कैसा बन गया? असामान्य बन गया। हमने विलयन लिया था और विलयन में विलय के कण वियोजित या संगुणित होते थे। जब किसी विलयन में विलय के कण वियोजित या संगुणित होते हैं
तो जो वैल्यू होती है मोलर द्रव्यमान की, उस मोलर द्रव्यमान की वैल्यू में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। अगर विलय के कण वियोजित होते हैं तो मोलर द्रव्यमान में कमी होती है, और मान लो विलय के कण संगुणित होने लग जाए किसी विलयन में, तो फिर मोलर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बात समझे भाई? हमने क्या कहा, हमें टॉपिक पढ़ना है असामान्य मोलर द्रव्यमान, नहीं क्या? हमने कहा कि असामान्य वैल्यू कैसे बनाई जाती है। तो असामान्य वैल्यू को बनाने का तरीका क्या बताया कि जब किसी विलयन में विलय के कण, ये विलयन है, इस विलयन में विलय के कण या तो टूट जाएं या जुड़ जाएं, या तो वियोजित हो जाएं या संगुणित हो जाएं, तो मोलर द्रव्यमान में या तो कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी। और जब मोलर द्रव्यमान में कमी या वृद्धि होगी तो उसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। और मान लो कोई विलय का कण ना टूटता है ना जुड़ता है, तो वो कैसा द्रव्यमान होता है? वो सामान्य होता है। ठीक है ना? तो दोनों बातें हैं ना एक साथ। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा डेफिनेशन में? ये चीज स्पष्ट है कि जब किसी विलयन में, भाई जब किसी विलयन में विलय के कण, जब किसी विलयन में विलय के कण वियोजित या संगुणित होते हैं, भाई या तो वियोजित होते हैं या संगुणित होते हैं, तो विलय के मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन का मतलब या तो विलय का मोलर द्रव्यमान घट जाता है या विलय का मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है। विलय के मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को ही एबनॉर्मल वैल्यू कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इस परिवर्तन को ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना? तो असामान्य मोलर द्रव्यमान की डेफिनेशन लिखी मैंने बोर्ड पर। क्या लिखी डेफिनेशन? कि जब किसी विलयन में विलय के कण वियोजित होते हैं या संगुणित होते हैं तो विलय के मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान या तो कम पड़ जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट। ठीक है? जैसे नंबर 1, अगर वियोजन होता है, अगर विलय के कण वियोजित होते हैं तो विलय के कणों की संख्या बढ़ती है, वे मोलर द्रव्यमान घटता है। मोलर द्रव्यमान घटता है। क्या लिखा? अगर विलय के कण किसी विलयन में वियोजित होते हैं तो विलय के कणों की संख्या बढ़ती है तो मोलर द्रव्यमान घट जाएगा, उसका कम पड़ जाएगा। और मान लो कोई विलय का कण अगर संगुणित होता है तो संगुणित होने पर संख्या कम पड़ जाएगी, घटती है। विलय के कणों की संख्या घट जाएगी संगुणित होने पर, और संगुणित होने पर जुड़ जाएगा तो उसका मोलर द्रव्यमान बढ़ता है। तो उसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो असामान्य मोलर द्रव्यमान को दो प्रकार से समझाया जा सकता है, वियोजन से और संगुणन से। अगर संगुणन का उदाहरण देखें तो ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल का दूसरा मोल ये रहा। एसिटिक अम्ल का इसका हो, इसके H से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या H बॉन्ड बन गया। अब ये दोनों विलय के जो कण थे ये संगुणित हो गए, तो इसका अणुभार भी 60, इसका भी 60, तो 60 + 60 कितना हो गया? 120। ठीक है ना? तो एसिटिक अम्ल में क्या हुआ? संगुणन। और अभी हमने पीछे बताया NaCl में क्या हुआ? Na + Cl-। तो NaCl में क्या हुआ? वियोजन। तो NaCl जो विलय है वो तो वियोजन करता है, और एसिटिक एसिड जो अम्ल है वो क्या करता है? वो संगुणन करता है। ठीक है ना? तो हमारे सामने भी स्थिति यही थी। ठीक, तो मैंने इसका परिचय बता दिया कि एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है। नहीं क्या? आप एबनॉर्मल वैल्यू की परिभाषा बोल सकते हो, उदाहरण सहित बता सकते हो कि क्या होगा। एबनॉर्मल वैल्यू विलयन में विलय के कणों का वियोजित होना या संगुणित होना। ठीक है ना?
और विलयन में विलय के कणों का वियोजित होना या संगुणित होना जिससे मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाए उसे तो एबनॉर्मल वैल्यू कहते हैं। एबनॉर्मल वैल्यू दो प्रकार से प्राप्त होती है हमें, या तो विलय के कणों के वियोजन से या विलय के कणों के संगुणन से। जब किसी विलयन में विलय के कण वियोजित होते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, द्रव्यमान घट जाता है। जब किसी विलयन में विलय के कण संगुणित होते हैं तो संख्या घटती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। उदाहरण, NaCl वियोजन करेगा, एसिटिक अम्ल संगुणन करेगा। एसिटिक अम्ल में संगुणन क्यों होता है? क्योंकि एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो यह अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके कारण एसिटिक अम्ल संगुणित हो जाता है और संगुणित होने से इसका द्रव्यमान 120 हो जाता है। NaCl का द्रव्यमान 58.5 होता है, लेकिन 23 अलग और 35.5 अलग हो जाता है। अब इस एबनॉर्मल वैल्यू का प्रैक्टिकल मान बताने के लिए एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है वान टॉफ। यानी एबनॉर्मल वैल्यू का मान बताने के लिए जिस वैज्ञानिक की हमने सहायता ली है उस वैज्ञानिक का नाम है वान टॉफ। उसने एक टर्म दी जिसका नाम है वान टॉफ गुणांक, और वान टॉफ गुणांक को आई कहते हैं। क्या कहते हैं वान टॉफ गुणांक को? आई। तो पहली बात, वान टॉफ गुणांक क्यों दर्शाया जाता है, यानी वान टॉफ गुणांक की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, तो उसके लिए तरीका क्या है? पहली बात तो ये है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए, यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान जो अभी हमने पढ़ा था, असामान्य मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए कि असामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इस असामान्य मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए वान टॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपनी एक टर्म दी। वान टॉफ वैज्ञानिक ने अपनी एक टर्म दी, उस टर्म को आई कहते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी टर्म दी? आई। ठीक है ना, एक आई टर्म दी। इस आई टर्म को वान टॉफ गुणांक कहते हैं। एक हम पढ़ रहे थे वान टॉफ गुणांक, तो वान टॉफ गुणांक में क्या था? असामान्य मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए वान टॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपनी एक टर्म दी। टर्म का मतलब क्या होता है? प्रतीक। उसने अपना एक प्रतीक दिया, इस प्रतीक को आई कहते हैं। इस प्रतीक को क्या कहते हैं? आई। ठीक है ना, और इस आई को ही वान टॉफ गुणांक कहा जाता है। ठीक है, अब उसने असामान्य मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित कैसे किया? उसने असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए दो प्रकार के मान बताए। एक मान होता है प्रैक्टिकल वैल्यू यानी प्रेक्षित मान, और दूसरा मान होता है थ्योरेटिकल वैल्यू यानी सैद्धांतिक मान। ठीक है ना, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए कितने मान बताए जाते हैं? दो, एक प्रैक्टिकल वैल्यू और एक थ्योरेटिकल वैल्यू। जैसे मैंने किसी क्लास में किसी विद्यार्थी से कहा कि इसका वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है ना, 50 किलोग्राम वजन बता दिया, तो ये मेरा कौन सा मान है? सैद्धांतिक मान। हम किसी में कहते हैं कि माना उसका मान 100 है, तो जो मान हम पहले बता रहे हैं वो कैसा मान है? हमारा सैद्धांतिक है। अब मान लो वो विद्यार्थी क्लास से बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद जब उसका वजन निकल कर आता है, मान लो 49 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। कहने का मतलब जो वजन मैंने बताया है उतना भी आ सकता है वजन, मैंने बताया उससे ज़्यादा भी हो सकता है उस विद्यार्थी का वजन, या मैंने बताया उससे कम भी हो सकता है। तो जो भी है, ये जो मान आएगा जब वो प्रयोग करेगा उसको जाकर वो तुलेगा नहीं, जब उसकी तुलाई होगी तो उसका वजन कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है ना, तो वो कौन सा मान होगा? प्रेक्षित मान होगा। तो वान टॉफ वैज्ञानिक ने भी मोलर द्रव्यमान के कितने मान बताए? दो। कि जब आप असामान्य मोलर द्रव्यमान को निकालते हो तो असामान्य मोलर द्रव्यमान की वैल्यू बताने के लिए हमें पहले दो वैल्यू ले चाहिए। एक वैल्यू होनी चाहिए प्रेक्षित और एक होनी चाहिए सैद्धांतिक। सैद्धांतिक वैल्यू कौन सी होती है? जो हम थ्योरेटिकल यानी किसी को बताएंगे, पहले जो मान बताया जाएगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, और जो निकल कर आएगा सूत्र लगाने से वो कौन सी वैल्यू है? वो प्रेक्षित वैल्यू है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है और ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है ना, तो वान टॉफ वैज्ञानिक ने आई कितने मानों से प्राप्त किया? दो मानों से, प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित और सैद्धांतिक मानों के आधार पर आई बताया जाता है। ठीक है ना, मतलब वान टॉफ गुणांक आई बताया जाता है।
उसने क्या कहा कि जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, हमारे 4 अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, वाष्पदाब, अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन और परासरण दाब। इन जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, उन सभी अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित और सैद्धांतिक मानों का अनुपात, ठीक है ना, प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मानों का अनुपात क्या कहलाता है? वान टाफ गुणांक आई कहलाता है। ठीक है, यानी वान टाफ वैज्ञानिक क्या बता रहा है? वान टाफ वैज्ञानिक ये बता रहा है कि प्रेक्षित व सैद्धांतिक मानों का अनुपात, प्रेक्षित व सैद्धांतिक मानों का अनुपात वान टाफ गुणांक आई कहलाता है। वान टाफ गुणांक आई कहलाता है। ठीक है, तो प्रेक्षित और सैद्धांतिक मानों का अनुपात वान टाफ गुणांक आई कहलाता है। ठीक है ना, यानी अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं, अगर हम इसका सूत्र बनाएं तो कैसे बनेगा ये? हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई बराबर अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान। यानी आई क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान वो वान टाफ गुणांक आई कहलाता है। यानी आई बराबर क्या होता है? हमारा पहला अणुसंख्यक गुणधर्म था डेल पी, तो डेल पी की ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन डेल पी की थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है ना, मतलब ये क्या कह रहा है? वाष्पदाब अवनमन का प्रेक्षित मान बटे वाष्पदाब अवनमन का सैद्धांतिक मान। इसी प्रकार दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का प्रेक्षित मान बटे क्वथनांक उन्नयन का सैद्धांतिक मान। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हिमांक। हिमांक अवनमन का प्रेक्षित मान बटे हिमांक अवनमन का सैद्धांतिक मान। और चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है परासरण दाब। परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। ठीक है, फिर वापस से रिपीट करूं, वान टाफ गुणांक आई क्या है? वान टाफ गुणांक आई का मतलब आप खूब समझ रहे हो। ठीक है ना, असामान्य मोलर द्रव्यमान को बताने के लिए, उसकी गणितीय निरूपण को करने के लिए, ठीक है ना, वान टाफ वैज्ञानिक ने अपनी एक टर्म दी जिसको आई कहते हैं। आई होता क्या है? आई का मान निकालने के लिए 2 वैल्यू चाहिए, एक प्रैक्टिकल वैल्यू और एक थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है ना, उसने क्या कहा कि प्रेक्षित और जो सैद्धांतिक मान है, इन दोनों का अनुपात ही वान टाफ गुणांक कहलाता है। तो मैंने दोनों का अनुपात कर दिया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो प्रेक्षित मान है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सैद्धांतिक मान है, इन दोनों का अनुपात वान टाफ गुणांक आई कहलाता है। तो हमने आई का फॉर्मूला लिख दिया, आई का सूत्र लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने स्थिति क्या आएगी? ये आएगी कि अगर आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान का सूत्र बनाना है आई से, तो भाई असामान्य मोलर द्रव्यमान का सूत्र कैसे बनाया जाएगा? आई बराबर असामान्य मोलर द्रव्यमान का, असामान्य मोलर द्रव्यमान का ये होता है सैद्धांतिक मान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान का ये होता है प्रेक्षित मान। यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान में प्रॉपर्टी बदल जाती है। अणुसंख्यक गुणधर्मों में तो प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक होता है और असामान्य मोलर द्रव्यमान में सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित होता है। क्यों होता है ये सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित? इसलिए होता है क्योंकि पाई बराबर होता है N अपॉन वी आर टी, यानी पाई बराबर होता है m अपॉन डब्ल्यू वी आर टी। ठीक है ना, तो W अणुभार है, नहीं ये रहा। W और पाई में कैसा संबंध है? पाई और W में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। तो परासरण दाब का ऊपर कौन सा मान है? परासरण दाब का प्रेक्षित मान है ऊपर, और नीचे परासरण दाब का सैद्धांतिक मान है। अब परासरण दाब और मोलर द्रव्यमान, परासरण दाब और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना? परासरण दाब और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के उल्टे हैं। जब परासरण दाब का
प्रेक्षित मान ऊपर है तो अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान नीचे आएगा। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए वान टॉप गुणांक क्या होता है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए वान टॉप गुणांक का सूत्र क्या होता है, I बराबर असामान्य मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान बटे प्रेक्षित मान। ये क्यों हुआ उल्टा, क्योंकि परासरण दाब जो होता है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परासरण दाब का प्रेक्षित मान ऊपर होता है, सैद्धांतिक नीचे। तो परासरण दाब और अणुभार एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये सूत्र होता था। ठीक है ना, n की जगह क्या लिखा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो अणुभार नीचे है ना। अणुभार और परासरण दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, अणुभार और परासरण दाब व्युत्क्रमानुपाती है, तो सूत्र भी तो उल्टा होगा। जब मैं परासरण दाब वाला सूत्र बना रहा हूं तो प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक होगा, और जब मैं उससे मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला बना रहा हूं तो वो उल्टा हो जाएगा, सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है इसके अंदर। लेकिन वान टॉप गुणांक के 3 मान प्राप्त होते हैं हमेशा। ये जो फॉर्मूले हैं वान टॉप गुणांक के जो सूत्र है, ठीक है ना, इन सूत्रों से वान टॉप गुणांक आई की कितनी शर्तें होती हैं, 3। कैसे, नंबर 1, या तो I बराबर 1 होगा। I बराबर 1 कब होगा, I बराबर 1 जब होगा जब प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान दोनों ही समान प्राप्त होंगे, तो I का मान 1 हो जाएगा। अगर अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान एक समान प्राप्त हो गए तो हमारा I 1 ही आएगा ना, I 1 आएगा। नंबर 2, I का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है। नंबर 3, I का मान 1 से कम भी हो सकता है। I 1 कब होगा, जब प्रेक्षित मान बराबर किसके होगा, सैद्धांतिक मान के। सूत्र में है I का मान 1 से ज्यादा कब होगा, I का मान 1 से ज्यादा जब होगा जब वियोजन होता है। अगर विलय के कण वियोजित होते हैं तो I हमेशा 1 से ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है ना, अगर विलय के कण वियोजित होते हैं तो I हमेशा 1 से ज्यादा प्राप्त होगा, मतलब उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा आएगी, किससे, सैद्धांतिक से ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में तो वो 1 है, प्रारंभ में तो 1 है वो, लेकिन वियोजन के बाद यानी प्रेक्षित जो मान है वो तो 1 से ज्यादा ही आएगा ना, कि टूट गया वो, तो टूट गया तो बाद वाली वैल्यू कौन सी है, प्रारंभिक वैल्यू कौन सी है, सैद्धांतिक। तो प्रारंभ में तो उसकी संख्या 1 है ना, प्रारंभ में उसकी संख्या 1 है, और ऑब्जर्व करने के बाद टूट गया, वियोजित हो गया, वियोजित होने के बाद उसकी संख्या 1 से ज्यादा हो गई ना, इसलिए प्रेक्षित मान ज्यादा होगा हमेशा किससे, सैद्धांतिक मान से। और I का मान 1 से कम कब होगा, संगुणन होता है। अगर विलय के कण संगुणित होते हैं तो I का मान 1 से कम होगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में तो उसकी संख्या 1 से ज्यादा है, संगुणन में 50 है, और ऑब्जर्व करने के बाद वो तो 25 ही रह गई, जुड़ गए ना दो कण। ठीक है ना, जुड़ेंगे तो प्रेक्षित मान कम पड़ जाएगा। ठीक है ना, और वियोजित होंगे तो प्रेक्षित मान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वियोजित होने पर प्रेक्षित मान ज्यादा हो जाता है। ठीक, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो भाई, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये NaCl है, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है ना, अब प्रारंभ में ये कितनी संख्या है, 1, तो हमारा सैद्धांतिक मान प्रारंभ में कितना है, 1 हुआ ना। ठीक है ना, वियोजन होने के बाद संख्या कितनी हो गई, 2 संख्या हो गई, तो प्रेक्षित मान कितना हो गया, 2 हुआ कि नहीं। तो प्रेक्षित मान ज्यादा आया वियोजन होने पर सैद्धांतिक से, जब वियोजन हो गया तो प्रेक्षित मान ज्यादा है किससे, सैद्धांतिक मान से। ठीक है ना, लेकिन अगर संगुणन होता, अगर मान लो संगुणन होता तो क्या होता, संगुणन होता तो ये एसिटिक अम्ल है, मैंने एसिटिक अम्ल कितने लिए, 100, तो सैद्धांतिक मान तो 100 है, और जब जुड़ गए, दो जुड़ गए तो 50 रह गए, 50 एसिटिक अम्ल रह गए, 2 जुड़ गए, तो भाई 2 जुड़ गए तो 50 ही रह गए ना, संगुणन हो गया तो फिर ये कौन सा मान है, प्रेक्षित मान है। ठीक है,
तो ये हमें याद होना चाहिए कि वांटा गुणांक एक किसका होता है। मान लो उदाहरण दें, आई का मान एक कब होता है, यानी वांटा गुणांक आई जो होता है वो एक कब प्राप्त होता है, जब प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान दोनों बराबर होते हैं। ऐसा उदाहरण क्या है, ये ग्लूकोज है, यूरिया है, 12 22 11 सुक्रोज है, इनका ना वियोजन होता ना संगुणन होता। ये उदाहरण ऐसे ही, इनका ना वियोजन होता है ना संगुणन होता है। इनका वांटा गुणांक आई हमेशा कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। वियोजन होता है NaCl, AlCl3, BaCl2, MgCl2, ठीक है ना। इनका आई हमेशा एक से ज्यादा होता है क्योंकि ये वियोजन करते हैं। और जो एसिटिक एसिड है, नहीं बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना, इनका आई हमेशा एक से कम होता है क्योंकि ये संगुणन करते हैं। इनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इनमें संगुणन होता है। संगुणन होता है तो इनका आई 1/2 होता है, ठीक है ना। तो इनके आई का मान कितना प्राप्त होता है हमें, 1/2, ठीक। क्योंकि इनका कौन सा मान ज्यादा है, इनका सैद्धांतिक मान ज्यादा है प्रेक्षित से, ठीक है ना। इसलिए इनका आई हमेशा कितना आएगा, 1/2, यानी 0.5, ठीक है। तो आपके सामने तीनों एग्जाम्पल दे रखे हैं। नहीं, ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जिनका आई 1 प्राप्त होता है, तो भाई ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इनमें ना संगुणन पाया जाता ना वियोजन पाया जाता। इसलिए इनका जो वांटा गुणांक आई होता है वो हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। जिन यौगिकों में नहीं, जिन यौगिकों में तो आयनिक यौगिक होते हैं ऐसे, जिन आयनिक यौगिकों में आई का मान 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब वो वियोजन करते हैं, और वियोजन करते हैं तो उनका वांटा गुणांक हमेशा 1 से अधिक प्राप्त होता है, ठीक। तीसरी स्थिति, संगुणन उनमें होता है जिनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होने पर उनका आई 1/2 होता है। क्यों? क्योंकि इनका हमेशा सैद्धांतिक मान ज्यादा होता है प्रेक्षित से। भाई संगुणन के बाद तो संख्या घट जाएगी ना, घट जाएगी ना। नहीं, यही तो कह रहा हूं, सैद्धांतिक मान पहले आएगा, प्रेक्षित मान बाद में आएगा, ठीक। सैद्धांतिक मान पहले आएगा तो 100 है, संगुणन के बाद 50 रह गई, ठीक। तो 50/100 तो बराबर 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो संगुणन के अंदर वांटा गुणांक आई का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। अब वांटा गुणांक की सहायता से हम वियोजन और संगुणन की मात्रा का निर्धारण कैसे करते हैं, तो अगर अब हम अगले टॉपिक पर चलें तो वो क्या है, वांटा गुणांक की सहायता से वियोजन की मात्रा का निर्धारण, ठीक है ना। तो वांटा गुणांक की सहायता से वियोजन की मात्रा कैसे निकाली जाती है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, माना एक यौगिक है AB, नहीं AB यौगिक का वियोजन हो गया, A + B- हो गया वियोजन AB का, ठीक है। ये किसकी मात्रा निकाल रहे हैं, वियोजन की, ठीक है ना। प्रारंभ में, तो प्रारंभ में इसकी मात्रा कितनी है, 1, ये कितने हैं 0 0, ऐसा सामने में पढ़ते हैं, ठीक है ना। T समय बाद, T समय बाद इसका वियोजन हुआ अल्फा, इसका भी अल्फा, तो ये कितना बचा 1 - अल्फा, ठीक है ना। चूंकि ये चूंकि हो गया, चूंकि हमारा सैद्धांतिक मान हमने प्रारंभ में कितना माना, 1 माना, तो हमारा सैद्धांतिक मान 1 है, ठीक है ना। हमारा प्रेक्षित मान, अब प्रेक्षित मान तो T समय बाद आएगा ना, T समय बाद ये हमारा प्रेक्षित मान है 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, हुआ ना ये। लेकिन यह संख्या नहीं आई, संख्या नहीं आई तो मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैं इसके आगे n लगा दूं, ठीक है ना। भाई इसके आगे n लगा दूं, नहीं तो स्थिति सामने स्पष्ट हो जाएगी।
अगर मैं n लगा दूं, ये n लगा दूं, n लगा दूं, भाई धनायन और ऋणायन एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर n लगा दूं तो ये n एल्फा n एल्फा, भाई n एल्फा n एल्फा। अब n का कितना 1 माइनस एल्फा ही रहेगा ये तो, क्यों? चूंकि n का n एल्फा, ठीक है ना, सॉरी इसका n, चूंकि n का n एल्फा तो एक का कितना एल्फा, ठीक है। तो ये 1 माइनस एल्फा n एल्फा प्लस n एल्फा, तो ये 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा प्लस n एल्फा, ठीक है। n क्यों लगाया? क्योंकि जैसे NaCl है इसमें तो सीधा हो गया Na प्लस Cl माइनस, लेकिन MgCl2 है, इसमें क्या है Mg प्लस 2Cl माइनस, तो यह दो संख्या हुई ना। अब यहां पर संख्या 2 आ गई तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को n से बना दिया। अब n का मतलब आयनों की संख्या है, अब जितने भी आयन है उसके, ठीक है ना, 1 धनायन है, 2 धनायन है, 3 धनायन है, ठीक है ना, जितने भी धनायन है या ऋणायन है उनकी संख्या को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, n एल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम इसको n एल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं तो आप इसके भाग को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसके भाग को यहां से हटा भी सकते हो, या आयनों की संख्या आ सकती है सीधे सीधे, नहीं, यानी इस फॉर्मूले को वापस से शुरू करें। इस फॉर्मूले को माना विलय कैपिटल A है, माना विलय कौन है, कैपिटल A है, A नाम का विलय है, ठीक है। A नाम का विलय वियोजित हो जाता है Na में, टूट जाता है, ठीक है ना। कैसे? मानो सुरेश है और हमने सुरेश के कितने टुकड़े कर दिए, n टुकड़े कर दिए, तो भाई है तो इधर सुरेश ही, ठीक है ना। सुरेश के हमने मान लो कितने टुकड़े कर दिए 100, सुरेश को तोड़ दिया, काट दिया, उसको कितने टुकड़ों में काट दिया, 100 टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। तो इसका मतलब वियोजन ही किया है ना सुरेश का। सुरेश, अब इस सुरेश के 100 टुकड़ों को जोड़ दें और वापस एक सुरेश बना दे तो वो संगुणन हो जाएगा। अभी तो हमने सुरेश के टुकड़े कितने भागों में कर दिए, 100 भागों में, ठीक है ना। उसके जितने भी भाग थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ कितने माने हैं, n, इसलिए वियोजन हुआ तो ये प्रारंभ हो गया ना, प्रारंभ में ये 1 और ये 0। t समय बाद क्या हुआ, t समय बाद इसका मान 1 माइनस एल्फा, इसका मान n एल्फा। अब यहाँ एल्फा बराबर क्या है, एल्फा का मतलब है वियोजन की मात्रा, ठीक है ना, n का मतलब n एल्फा। अब एक में एल्फा क्यों घटाया, चूंकि n के लिए n एल्फा, इसलिए एक के लिए n एल्फा बटे n, तो n से n कट गया, एल्फा ही आएगा ना, इसलिए इसमें से n 1 माइनस एल्फा ही घटाया, ठीक है। और एल्फा क्या होता है, एल्फा होता है वियोजन की मात्रा। अब हमारे सामने मान है, कौन से मान है, एक सैद्धांतिक मान है और एक प्रेक्षित मान है। सैद्धांतिक मान कितना है 1, प्रेक्षित मान ये रहा ना, t समय बाद वाला मान प्रेक्षित होता है 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा, ये हमारा प्रेक्षित मान हो गया, ठीक है ना। वांट ऑफ i बराबर क्या होता है, i का मतलब होता है प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, ठीक है ना। i बराबर क्या होता है, प्रेक्षित मान कितना 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा, सैद्धांतिक मान कितना 1। अब वियोजन की मात्रा निकालनी है हमें, तो कैसे निकलेगी, i बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। इसको ऐसे कर दें हम, चेंज कर दें इसको, इस i को इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, या ऐसे लिख दें i माइनस 1 बराबर n एल्फा माइनस एल्फा, i माइनस 1 बराबर एल्फा कॉमन आ गया 1 n माइनस 1। अब मुझे एल्फा का मान निकालना है, तो एल्फा का सूत्र क्या होगा, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है ना। तो वांट ऑफ के अनुसार वियोजन की मात्रा कैसे निकलती है, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है ना। जैसे NaCl में वियोजन की मात्रा निकालनी है, NaCl में वियोजन की मात्रा,
तो NaCl कितने भागों में टूटता है? 2 में, Na प्लस Cl माइनस, तो अल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो NaCl में कितना आ गया? अल्फा कितना आ गया? I माइनस 1 हो गया ना। ये NaCl का I माइनस 1 होता है, यानी NaCl में वियोजन की मात्रा कितनी आती है? I माइनस 1 आती है। अब बात को समझे, A क्या है? विलय है, ठीक है ना। एक A नाम का विलय है जो कितने टुकड़ों में टूट रहा है? N टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है ना। A नाम का विलय N टुकड़ों में टूट जाता है। तो प्रारंभ में यानी इसका सैद्धांतिक मान माना प्रारंभ में कितना? 1, तो प्रोडक्ट कितना होता है? 0, ठीक है ना। एक टुकड़े को अल्फा कहते हैं, तो N टुकड़ों को N अल्फा। एक टुकड़े का 1 माइनस अल्फा ही होगा ना, चूंकि N के लिए N अल्फा तो 1 के लिए अल्फा, इसलिए इसमें से 1 माइनस अल्फा किया है, यानी अल्फा ही घटाया गया है, ठीक है। अल्फा क्या है? यहाँ वियोजन की मात्रा। हमें इसमें क्या निकालनी है? वियोजन की मात्रा। किसकी सहायता से निकालनी है? वियोजन की मात्रा की गणना करनी है वान टॉप के अनुसार। तो वान टॉप का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान कौन सा होता है? जो t समय बाद आता है वो प्रेक्षित मान होता है, प्रारंभ में जो मान दिया जाता है वो सैद्धांतिक मान होता है। तो हमने प्रेक्षित और सैद्धांतिक मानों को जमा दिया तो अल्फा का मान आ गया, यानी वियोजन की मात्रा आ गई। वियोजन की मात्रा कितनी प्राप्त हुई? I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, ठीक है ना। कल हम इसी वीडियो में वान टॉप को आगे लेकर चलेंगे, नहीं, और उसका नाम है संगुणन की मात्रा। तो हम इसी वीडियो के अंदर संगुणन की मात्रा का भी निर्धारण करेंगे।